रोहाना को हाँ बोलते ही क्रिस ने रोहाना को गोद में उठा लिया और ऑफिस से बाहर चला गया। क्रिस को बाहर जाता देख उस बॉडीगार्ड का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्रिस ने रोहाना को अपनी गाड़ी में बैठाया और वहां से लेकर चला गया। क्रिस के जाते ही वो बॉडीगार्ड जल्दी से क्रिस के ऑफिस में घुसा और वो पत्थर ढूंढने लगा। उसने पहले अलमीरा खोला और सारे पेपर्स देखे, उसके बाद सारे जगह छान मारी। उसके बाद उसने टेबल के सबसे नीचे वाली ड्रॉयर खोली। उसे उसमें एक हरे रंग का एक पत्थर मिला, जिसको देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसको यकीन हो गया कि वो बहुत जल्द अमीर बनने वाला है और अपनी माँ की आंखों में उसका लायक बेटा भी। उसने तुरंत उस पत्थर को अपनी जेब में रखा और वहां से चला गया। इधर शिवम वेस्ट रिवर डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुका था, जहां अकरम ने उसकी गाड़ी एक कॉम्प्लेक्स अपार्टमेंट के आगे खड़ी कर दी। गाड़ी रुकते ही शिवम गाड़ी से उतरा और अकरम को बोला, तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। शिवम वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में अकेला ही चला गया। आज वो किसी को यहाँ ढूंढने आया था। असल में अभिलाष मंडल ने शिवम के लिए एक बैकअप प्लान छुपा के रखा था। जब तक शिवम अपने नागलोक में तक्षक विद्या का काम पूरा कर नहीं आया, तब तक तक्षक नागवंश को अभिलाष मंडल ने ही चलाया था। जब वो विधान रक्षक के बारे में ढूंढने के लिए निकला, अपने कुछ करीबी लोगों को आम जिंदगी जीने के लिए कहा। उसने उन्हें शांत रहने के लिए कहा। इसके साथ साथ उसने उन लोगों को ये भी समझाया, जब तक नागवंश के असल कुलपति और राजा नहीं वापस आ जाते, तब तक अपनी शक्तियां तुम लोगों को सबके सामने जाहिर नहीं करनी है। एक यही तरीका था विधान रक्षक के लोगों से बचकर रहने का और इस तक्षक नागवंश को एक सुरक्षित हाथों में सौंपने का। इन कुछ करीबी लोगों का एड्रेस अभिलाष मंडल ने उस पत्थर में छुपाया था। हालांकि शिवम ने एल्बर्ट का पत्ता साफ कर दिया था, तो अब हांगकांग के बिजनेस सर्कल में उसका रुतबा भी था और अच्छा खासा पैसा भी, इसीलिए वो जो चाहे वो कर सकता था। अब शिवम तक्षक नागवंश के और गहराई में जाना चाहता था, क्योंकि धीरे धीरे उसके हाथ से वक्त रेत की तरह फिसल रहा था। वो सिर्फ क्रिस के ताकत पर निर्भर होकर नहीं चल सकता था, क्योंकि धीरे धीरे तक्षक नागवंश में उस विधान रक्षक की जड़ें और भी मजबूत होते जा रही थी। इसके साथ साथ रवीश की जान पर भी खतरा बढ़ता जा रहा था। अब शिवम को कुछ तो करना ही होगा। अगर शिवम तक्षक नागवंश के वफादार लोगों तक पहुंच जाए, तो वो फैनुई मिंग को तो चुटकियों में हरा देगा। अभिलाष ने उस चिट्ठी में लिखा था कि वेस्ट रिवर डिस्ट्रिक्ट के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के 6th फ्लोर पर ब्रह्म मंडल के रक्षक रहते हैं और शिवम उनकी मदद ले सकता है। जब शिवम 6th फ्लोर पर पहुंचा, तो वहां सिर्फ एक ही रूम था, रूम नंबर 658। शिवम उस दरवाजे को खटखटाने ही जा रहा था कि तभी उसका फोन बजा। जैसे ही शिवम ने फोन की तरफ देखा, वो कॉल भैरव काका का था। शिवम ने तुरंत उनका फोन उठाया और बड़ी ही हैरानी से कहा, क्या हुआ काका, सब कुछ ठीक तो है ना? शिवम का सवाल पूछते ही उधर से एक अधेड़ उम्र की औरत का आवाज आई और उसने चिल्लाते हुए कहा, सब कुछ तो तब ठीक होगा शिवम गांधी, जब तुम सब कुछ ठीक रहने दोगे। तुम जैसे लोग के रहते हुए मेरी बेटी और हमारे खानदान में सब कुछ ठीक कैसे रह सकता है? उस आवाज को सुनकर शिवम समझ गया कि ये सिमी की आवाज है। शिवम के सास ससुर यानी अखिल नारंग और सिमी नारंग, उन्होंने कभी शिवम की इज्जत नहीं की और कभी उससे ठीक से बात नहीं की। हालांकि अब अखिल को शिवम की सच्चाई थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी थी, इसलिए वो उस पर भरोसा करने लगा था, मगर सिमी अभी भी उसे नाकारा और कामचोर समझ रही थी। सिमी को ऐसा गुस्सा करता हुआ देख शिवम ने सोचा कि कहीं दृष्टि कोई बड़ी मुसीबत में तो नहीं है, इसलिए उसने बड़ी धीमी आवाज में सिमी से पूछा, क्या हुआ, दृष्टि कहाँ है और सब ठीक तो है ना? शिवम का यह सवाल सुनकर सिमी दोबारा उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें दृष्टि के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, वो जहाँ है जैसी है उसे मैं संभाल लूंगी। तुम बस मुझे इस वक्त मेरे सवालों का जवाब दो। सच सच बताना शिवम गांधी, क्या तुम इस वक्त हांगकांग में हो? शिवम ने सिमी के सवाल का बड़ी ही सरलता से जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, इस वक्त मैं हांगकांग में हूँ। पर हुआ क्या है? जैसे जैसे सिमी शिवम की आवाज सुन रही थी, वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शिवम का जवाब सुनकर उसने और बुरी तरह से उस पर चिल्लाते हुए कहा, हुआ क्या है ये तो तुम्हें मैं इस बार थप्पड़ों से समझाऊंगी। पहले ये बताओ कि तुम दृष्टि की बहन विद्या से तुमने बातचीत की? विद्या का नाम सुनते ही शिवम सब कुछ समझ गया। उसने बड़े ही शांति से सिमी को जवाब देते हुए कहा, हाँ। शिवम का हाँ सुनकर मानो सिमी का सर गुस्से से फट गया। यहाँ तक कि अखिल भी शिवम का जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे तो ऐसा लगा था कि ये लोग इस बात को बेवजह बढ़ा रहे हैं, पर शिवम की बातों को सुनकर उसे भी कहीं ना कहीं विद्या के बातों पर भरोसा होने लगा था। सिमी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाई और शिवम पर चिल्लाते हुए बोली, दो कोरी के आदमी, तुम्हें भी अक्ल नहीं है? किस इंसान से किस तरह की बातचीत की जाती है?
तुम क्यों हमारे जिंदगी को बर्बाद करने पर तुले हो? हमें थोड़ी बहुत इज्जत मिलने लगती है, क्या तुम्हें हमारी इज्जत देखी नहीं जाती? जो तुम दोबारा कोई नया कांड करके सब कुछ बर्बाद कर देते हो। आज तक तुमने सिर्फ मेरे ससुराल वालों के सामने मुझे नीचा दिखाया, अब तुम मुझे मेरे मायके वालों के सामने भी मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। तुमने उस छोटी सी लड़की के साथ बदतमीजी की है, तुमने उसके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की। तुमको शर्म नहीं आती अपनी ही बीबी के बहन के साथ इस तरह की हरकत करते हुए? सिमी को इस तरह गुस्सा देखकर अखिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांति होने के लिए कहा, शिवम से इस तरह बात करना बंद करो, कम से कम एक बार उसकी बात तो सुनो तो सही वो कहना क्या चाहता है। आखिर वो तुम्हारा दामाद है। सिमी ने अखिल की तरफ देखा और उसका हाथ झटक कर चिल्लाते हुए कहा, आप तो चुप ही रहिए, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हो रहा है। आपने मुझे पहले अगर नहीं रोका होता तो दृष्टि का डिमोज इस घटिया इंसान से मैं पहले ही करा दी होती और हमें ये दिन कभी ना देखना पड़ता। क्या दामाद है? दामाद घर के शान होते हैं, शोभा होते हैं। ये दूसरों के घर के शोभा और शान पर नजर डालता है। कैसा दामाद है ये तो आपके पिताजी ने हमारे सर के ऊपर गोबर दर दिया है, तो हमें जिंदगी भर सूंघना ही पड़ेगा। अब मैं ये गोबर को नहीं सूंघूंगी और इसको निकालकर बाहर करूंगी। अखिल को अपनी तरफ से बोलते देख शिवम भी काफी हैरान रह गया। उसको इसकी उम्मीद नहीं थी, पर फिर उसने सिमी को बड़ी शांत आवाज में जवाब देते हुए कहा, पहली बात, आपको जिसने भी जो कुछ भी बताया है काफी गलत बताया है। दूसरी बात, क्या आप मुझे तमीज़ सलीके से समझाएंगी? किसने आपसे क्या कहा है? मैंने आपकी इज्जत ना कभी आपके ससुराल वालों के सामने नीचा करने की कोशिश की है और ना ही कभी आपके मायके वालों के सामने। शिवम के इस जवाब को सुनकर सिमी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, शिवम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे सब कुछ समझा दोगे और मैं समझ जाऊंगी? मैं क्या तुम्हें बेवकूफ़ी दिखाई देती हूँ? मैं तुमसे ज्यादा उम्र की हूँ, मैं तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। मुझे पता है लोग किस तरह पैसा आने के बाद अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम जो पैसा वहाँ बर्बाद कर रहे हो ना, वो पैसा मेरी बेटी की कमाई का है। आज तुम जहाँ कहीं भी हो वो मेरी बेटी की कमाई की वजह से हो। आज अगर मेरी बेटी ने तुम्हें हांगकांग भेजा है कि तुम उसके बिजनेस को और बढ़ा सको, तो तुम मेरे परिवार पर छुरी चलाने पर तुले हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम दृष्टि की दी हुई ताकत का इस तरह इस्तेमाल करोगे और उसकी ही बहन के साथ बदतमीजी करोगे? जवाब दो मुझे। शिवम यहाँ इतना इम्पोर्टेंट काम करने आया था और उसकी सास उसका भेजा फ्राई कर रही थी, पर उसने तब भी खुद को शांत रखा और बड़ी ही धीमी आवाज में सिमी से कहा, देखिए, जब तक आप मुझे ये नहीं बता देती आपकी भांजी श्री विद्या जी ने आपसे क्या कहा है, तब तक मैं अपनी बात आपको कैसे समझा पाऊंगा। एक बार बताइए तो सही, उसने आपसे कहा क्या है? शिवम समझ गया था इस बार विद्या ने दोबारा बहुत ही घिनौनी चाल चली है, मगर उसने इस बार दृष्टि को अपना निशाना नहीं बनाया बल्कि सिमी और अखिल को बनाया है, क्योंकि उसे पता था जब उसने पिछली बार दृष्टि से शिवम की शिकायत की थी तो दृष्टि ने विद्या को ही समझाया था, क्योंकि दृष्टि को भी यह बात पता है कि शिवम कभी कुछ गलत नहीं करता। अगर विद्या दोबारा शिवम की शिकायत लेकर दृष्टि के पास जाती, शायद इस बार दृष्टि उसकी बात नहीं मानती, इसीलिए उसने इस बार इंसान ही बदल दिए। शिवम की बात सुनकर सिमी ने सब कुछ उसे बताना शुरू कर दिया और कहा, तुम्हें क्या लगा तुम हांगकांग जाकर जो मर्जी आए वो करोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? तुम हमारी बेटी का पैसा शराब और लड़कियों और कितनी गंदी गंदी चीजों में कर रहे हो और हम चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? वो तो शुक्र है विद्या वहाँ थी और अपने पढ़ाई के सिलसिले में वहाँ गई थी और वो सब कुछ तुम्हें ये सब करते हुए देख लिया। उसने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुमने उसे थप्पड़ मारा। बाकी लोगों की मदद से तुमने उसको पिटवाकर वहाँ से बाहर निकाल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? और इसके साथ साथ विद्या ने मुझे ये भी बताया कि तुम इलाहाबाद में दूसरे लड़की के साथ गुल खिला रहे थे। तुमने उस लड़की की मदद से बेचारी मेरी भोली भाली भांजी की उसके दोस्तों के सामने बेइज्जती की। क्या मैं जान सकती हूँ ये सब कुछ सच है या नहीं? जैसा शिवम ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। इस वक्त वो किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं था। उसने बड़ी ही शांति से सिमी से एक लाइन कही, देखिए मिस्टर सिमी नारंग, ना ही मैंने आपकी भांजी पर हाथ उठाया है और ना ही मैं किसी लड़की के साथ गुलछले उड़ा रहा था। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। शिवम वहाँ खड़े लोगों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था और अखिल और सिमी शिवम से ज्यादा बाहरी लोगों पर भरोसा करते थे। उन्होंने कभी आज से पहले अपने दामाद की बातों पर भरोसा ही नहीं किया। इस बार तो उनके घर का मामला था तो शिवम की बात मानने का तो कोई पॉसिबल ही नहीं था। अखिल को लगा कि शिवम कुछ छुपा रहा है, इसलिए उसने थोड़ी ऊंची आवाज में शिवम से बात करते हुए कहा, शिवम, हम तुम पर भरोसा कैसे करें? हमारे सामने विद्या के फोटोज है, वो सब चीख चीख कर तुम्हारी गुनाही का सबूत दे रहे हैं। क्या तुम इसे भी इनकार करोगे? क्या सिमी और अखिल दोबारा दृष्टि और शिवम की शादी में कोई दरार लेकर आएंगे? क्या शिवम ब्रह्म मंडल के रक्षक से मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।